टुकड़ों टुकड़ों में औरत, ममता मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई एक रचना। हवा तेजी से चल रही थी। वैसे भी हवाएं तेजी से चलती हैं तो बवंडर आते हैं। दूर से ही रेगिस्तान में गुब्बार उठ रहे हैं। रह रहकर वे तपती धरती को ढक जाते हैं और जब मौसम साफ होता है तो एक धूल मिश्रित खामोशी सब तरह छिटक जाती है। ऐसे ही एक शांत बसंती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी और खाली बर्तनों को इधर से उधर घुमा रही थी। हवा में झोंकों और बर्तनों की टनटनाहट का स्वर उस उदास शाम को एक संगीत का रूप दे रहा था। बसंती अपनी जगह से उठकर उस स्थान पर गई जहां उसकी एकमात्र फटी पुरानी साड़ी फैली हुई थी। हवा का तेज बहाव आने के पहले वह उसको समेटकर अंदर रख देना चाहती थी। और ये क्या, पता नहीं कहाँ से हवा का एक तेज झोंका आया और उसका वस्त्र हवा के साथ उड़ता चला जा रहा था और वह उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। वह भागकर साड़ी को पकड़ना चाहती थी और पकड़ भी लिया था, पर उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा। वह गिरी और साड़ी का जो कोना उसके हाथ में था छूट गया। बदरंग सी साड़ी अपनी पूरी विद्रुपता से मुंह चिढ़ाते हुए हवा के झोंकों के साथ अनंत में विलीन हो गई। वह काफ़ी देर तक बैठकर अपनी विलोप होती हुई साड़ी को देखती रही। शायद उसको साड़ी के उड़ जाने का इतना दुख नहीं था। वह फटी पुरानी साड़ी भला कौन सा तन ढक पाती। अच्छा हुआ उड़ गई। उसने नई साड़ी पहनने का नसीब प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, इसी सोच में डूब गई। हवा अभी पूरे वेग से चल रही थी। उसका वेग थर्रा देने वाला था, पर वह इन सबसे बेखबर अपनी चिंता में डूबी हुई थी। पीछे अभी भी खाली बर्तन टनटना रहे थे। उसके बच्चे इन सब से बेखबर अंदर सो रहे थे। उसकी चिंता काली रात से भी अधिक स्याह थी। वह उसी आकंठ में डूबी काली स्याह की रात के आगमन से बेखबर थे। खबर तो तब हुई जब अंधकार पूर्ण रूप अपना पैर धरा पर पसार चुका था। चारों तरफ स्तब्ध फैल चुकी थी। वह सोच सोच कर हताशा के भंवर में फंस ही जाती। अगर दूर क्षितिज पर आशा की किरण पहली आगमन का उसको एहसास न हुआ होता। हाँ, उसने सुन रखा था कि दूर देश के पहाड़ों की उस पार बढ़िया और अच्छी साड़ियाँ बिकती है। शायद उसकी साड़ी भी वहीं कहीं उड़कर चली गई हो। वह उसको भी ढूंढेगी और उस देश से नई साड़ियाँ भी खरीद ले आएगी। उसके जो अंधे नंगे बच्चे हैं, उनके तन को ढकने के लिए भी कपड़े मिलते हैं, ऐसा उसने सुन रखा था। भोर होने को थी। वह उम्मीदी आंखों से अपने बच्चों को देखकर दूर देश की पहाड़ियों की ओर चल पड़ी, जहाँ कहीं किस्म के सुंदर वस्त्र थे। वह रंगीन कल्पनाओं से तो उसने तत्काल अपने मन को सुख पहुंचाया, परंतु उसकी कल्पनाएं साकार कैसे होंगी। कारण रुपयों का अभाव था। अर्थाभाव का एहसास होते ही उसकी कल्पनाओं का महल क्षण भर में ढह जाता था। वह निराश और उदास हो जाती थी। वह नदी नाले को पार करते हुए एक शहर में आ गई। यह शहर बहुत ही अजीब था। क्रमबद्ध तरीकों से इमारतें खड़ी थी। इमारतों की क्रमबद्धता कौतूहल के भय और पैदा करती थी। साफ सुथरी चमचमाती सड़कें थी। उसने ऐसी सड़कें अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसके गांव में तो सड़कों का नामो निशान भी न था, और जो पगडंडी भी वह भी वहां आते और जाते हुए भंवर के इशारों पर बनती और बिगड़ती रहती थी। वह सीधी चमकदार सड़क पर चलती गई। उसका मन भयाक्रांत था। ऐसे अनजान शहर में उसको दिशा निर्देश देने वाला कोई न था। एक इमारत से दो लोग निकलते देखकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली, पर जो लोग बाहर निकले थे वे तन पर वस्त्र ही नहीं डाले हुए थे। एक अजीब प्रकार की जालीदार पोशाक उन्होंने पहन रखी थी। उनके पास जाने से भी वह सिहर उठी। उन्हें देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सीमेंट की इमारतों में लोहे के लोग बसते हों। नहीं, उसने शायद एक मनुष्य की आंख में कुछ हलचल महसूस की थी। संभावित है कि शायद उसको देखकर एक आंख झपकी भी थी। शायद उस सोनी आंखों ने उसको पहचानने का प्रयास भी किया था। बसंती ने लाजबस अपने तन को फटे पुराने कपड़ों से अपने को ढकने का प्रयास किया, पर व्यर्थ। उन आंखों में संवेदनाएं आकर वापस चली गई। नहीं, जिन आंखों में संवेदनाएं जागी थी वह तो स्त्री के ही नयन थे। हाँ, कुछ कुछ स्त्री जैसी प्रतीत हो रही थी। तभी तो शायद उसका दिल बसंती के लिए धड़का होगा। पर बदलते वक्त ने शहर की औरत को भी बदल दिया था। उनके अंदर की संवेदनाओं और भावनाओं का पाषाण सदृश कर दिया था। खैर, ये सब गुजरे जमाने की बात थी। उस पर चिंतन व्यर्थ था। वैसे भी वह शहर भावनाएं एकत्रित करने नहीं आई थी। उसकी तो समस्या कुछ और ही थी। शहर में कहीं दुकानें न देखकर वह सोचने लगी, बड़ी ही अजीब शहर है। यहाँ तो सारे बाजार में ही वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, फिर स्त्रियाँ अपना तन ढकती कैसे होंगी। वह
विस्मित सी खाली पड़ी पूरे बाजार में घूमती रही। शहर का नयापन उसके मन में एक विस्मय रहा था। अनिश्चित सी वह घूमती रही, निरुद्देश्य वह भटकती रही। आगे बढ़ने पर उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया और उद्देश्यों को चिन्हित। वह यहाँ व्यर्थ नहीं आई, उसे भी कुछ करना है। और ये विचार मन में आते ही नेत्रों में चमक लौट आई और चेहरे पर तेज। जब जीवन में कोई उद्देश्य आ जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, तो इंसान दुगने उत्साह से जीवन को जीने लगता है। पर इस वीरानगी में जाए तो कहाँ जाए। तभी आगे बढ़ने पर उसे एक जगह इमारत बनती नजर आई। वहाँ कुछ हलचल थी, कुछ लोग भी नजर आ रहे थे। वो उसी तरफ बढ़ गई। वाकई एक भवन बन रहा था। भवन क्या, मंदिर था। उसी का भूमि पूजन हो रहा था। विशाल मंदिर की नींव पड़ रखी थी। औरतें भी इस पुनीत कार्य में जुटी हुई थी। पर उसने गहन आश्चर्य से देखा कि औरतों के तन धूल और मिट्टी से सने हुए थे और दूर खड़े एक चुस्त दुरुस्त आदमी, आंखों पर चश्मा पहने हुए, पारदर्शी वस्त्रों में ढके, पूरे काम का मुआयना कर रहा था। हिम्मत बटोर कर वह आगे बढ़ी। अपनी राम कहानी कहकर उसने काम की गुहार लगाई। उस व्यक्ति ने बसंती को ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाहों से देखा और एक फीकी हंसी हंस दिया। कल से काम पर आ जाना। सूरज ढल चुका था। वह उसी मंदिर के अहाते में रात बिताने के विचार से ईंटों के ढेर के पास बैठ गई। उसके तन पर फटे चिटे कपड़े थे। हवाओं के झोंके उसे बेपर्दा कर देना चाहते थे। उरोजों को एक झीनी पारदर्शी साड़ी का आवरण पहना वह निश्चिंत हो निद्रा की गोद में सो गई। निद्रा के आगोश में थकान को उतारकर वह कल की मेहनत के लिए पूरी तरह तत्पर हो गई। दूसरे दिन प्रातः मर्दों और औरतें की भीड़ के वह हिस्सा बन गई। उन्हीं औरतों के साथ वह भी काम करने लगी। जब मंदिर बनते काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन उसने कॉन्ट्रैक्टर से अपने काम का हिसाब मांगा। कॉन्ट्रैक्टर ने शाम को आकर हिसाब चुकता कर देने का वचन दिया। शाम ढलते ही पैसा लेने के लिए वह कॉन्ट्रैक्टर साहब के बंगले में पहुंच गई। आज उसके उद्देश्य की पूर्ति का पुनीत दिन था। उसकी खुशी का पारावार न रहा। संयोग से कॉन्ट्रैक्टर साहब उसकी मजदूरी का हिसाब निकाल रहे थे। हिसाब में तो उसको मजबूत होना ही था। क्या हुआ साहब? अब इस औरत से रहा न गया तो थोड़ा सहम कर बोली। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा हिसाब कहाँ गड़बड़ रहा है, पर बात यह भी है कि मंदिर निर्माण हेतु तुम्हें भी दान करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी देर से सोचता रहा। उसके चेहरे के भाव को पढ़ पाना आसान न था। बसंती को एक झटका लगा और वह दान पहले तो वह बिस्मती को ठेकेदार को देखती रही विस्मित से। उसे लगा कि ठेकेदार उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी थमने का नाम ही न ले रही थी। ऐसा उसके जीवन में कभी न हुआ था जब उस गरीब से किसी ने दान मांगा हो। पर जब थमी तो ठेकेदार साहब के चेहरे पर दृढ़ता और अस्पष्टता का भाव था और आंखों में एक खोज, उसकी आर पार देख सकने की जीत। उस पर एक पूर्ण एकाधिकार। वह काँप उठी। हंसी भी ठहर गई और जोश थम गया और वह एक कोने में बैठकर गहन सोच में डूब गई। वह हार गई थी, पर हार कर उसकी समझ में यह बात आ गई कि मंदिर में लगी औरतें क्यों धूल से अपने तनों को ढके हुए कार्य में लिप्त थी। यह उनका मंदिर निर्माण के कार्य में छोटा सा मूल्य था। फिर पेट की आग के आगे एक छोटी सी भेंट। उसे भी तो गांव वापस जाना है और जल्दी। इस विचार विमर्श के बीच एक काले भुजंग व्यक्ति के कमरे में प्रवेश किया। उसके शरीर का रंग उस काली रात के रंग से भी ज़्यादा स्याह था। अगर उसकी आंख में एक अजीब सा लाल चमक न होती तो उसके परिवेश से अलग कर पाना संभव था। उस कृत्रिम चमक ने उसको एक चेहरा दिया था, क्योंकि उसका शरीर तो नग्न था। हमाम में सब नंगे ही थे। बसंती की बातचीत के क्रम में पता चलता है कि यह व्यक्ति इस इलाके का बड़ा नेता है और इसकी देखरेख में यहाँ पर काम हो रहा है। मंदिर के नाम पर यह ओट का अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। उसने संयत स्वर में पूछा, इस मंदिर की नींव डालने में कितने शरीरों का प्रयोग हुआ है? ठेकेदार अदब से बोला कि निर्माण कार्य में जितने ईंटें लगी उतने ही इंसान। इसलिए मंदिर अब सिद्ध बनेगा क्योंकि इंसानों ने नीचे बिछकर जगह को जागृत कर दिया है। उसके वचन सुन नेता टाइप आदमी स्वाभाविक रूप से हंसा। पहली बार इस औरत ने इस शहर में किसी ओठों पर हंसी देखी। नहीं तो बेजान आदमियों को देख देख कर वह भी शून्य में प्रवेश कर रही थी। उसके अंदर की भावना मर रही थी। अब बातों का केंद्र बिंदु मंदिर निर्माण न होकर उस औरत के निर्वाण पर आकर टिक गया। नेता तो नेता होता है, उसके पास तो हर समस्या का हल है। क्यों? शायद सबसे बड़ी समस्या तो वह स्वयं ही होता है। पर कुछ भी हो, नेता तो नेता होता है। इसलिए आम और अवाम ने सोच का सर्वथा त्याग कर दिया है। क्या फ़ायदा नाहक सोचने का बीड़ा तो नेताजी टाइप लोगों ने अपने ऊपर ले लिया था। अधिक दिमाग का इस्तेमाल।
पौ फटने वाली थी, प्रातःकाल का प्रवेश होने वाला था और नए दिवस की शुरुआत। उस प्रभात की ज्योति के साथ नेताजी को एक हल मिल गया। औरत को उस साड़ी का हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा बतौर मुआवजा। निर्णय ले लेने की खुशी का नेता के चेहरे पर थी। आत्मज्ञान का गौरव, मस्तक का तेज, ओठों की मुस्कुराहट बन कर उभर रहा था। पर इसमें एक समस्या थी। साड़ी का कौन सा हिस्सा उनको अर्पित होगा? तत्काल निर्णय आंचल पर आकर टिक गया, पर वह औरत इस पर अड़ गई। नहीं, वह आंचल का भाग नहीं दे सकती। आंचल तो उसके बच्चों का दूध ढकता था। तो देने लायक हिस्से पर विचार आया और बात आकर साड़ी के अग्रभाग पर ठहर गई। औरत ने मस्तक नीचे कर बात मान ली। उस हिस्से को भेंट स्वरूप दे आगे बढ़ गई। इस विराट शहर में एक आसरा था, वह भी गया। वह मंदिर के दर पर बैठ गई। प्रातःकाल में अंजल पर पानी में स्नान करके पुजारी आ रहे थे। एक औरत को यूं बैठा देख कर वह ठहरे। क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं साड़ी की तलाश में आई एक अभागिन हूँ। पुजारी थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे, फिर मंदिर के अंदर गए और एक गीता लाकर उसके हाथ में दे दी। उसको समझाते हुए बोले, द्वापर युग में जब द्रौपदी को भी भरी सभा में चीर की आवश्यकता पड़ी थी, उसने श्री कृष्ण को पुकारा था। लो, यह गीता तुम्हारी मदद करेगी। गीता को हाथ में पकड़े वह काफ़ी देर बैठी रही। उसको उम्मीद थी कि शायद उस पुस्तक को पकड़ने मात्र से कुछ ईश कृपा होगी, पर उसके अंदर से चीर अवतरित होगा। वह काफ़ी देर बैठी रही और कुछ विशेष न होते देख वह पुस्तक को पकड़कर सड़क पर चीर की तलाश में आगे बढ़ गई। अभी वह थोड़ा आगे निकली ही थी कि पीछे से कुछ तेज स्वर ध्वनित हुए, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। और इससे पहले कि वह औरत कुछ संभल पाती, भीड़ उसको ढकेलते हुए आगे ले गई और थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दिया। पुस्तक अब भी उसके हाथ में और एक दरोगा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सर्वथा भिन्न प्रकार के पोशाक पहनी हुई थी। सफ़ेद रंग की पोशाक में काले धब्बे थे। धब्बे इतने ज़्यादा थे कि सफ़ेद रंग के अदृश्य समान हो गया था, पर फिर भी कहीं कहीं से उभर कर दिखने जैसा प्रतीत हो रहा था। पेट के ऊपर का हिस्सा पूर्ण रूप से सफ़ेद था, पर हृदय स्थान पर काले धब्बे स्पष्ट थे। क्यों चोरी की है? वह भी गीता की? हमारी गीता की चोरी करने का तुम दंड जानती हो? यह सजिल्द किताब है। हम लोग इसको इतना पवित्र मानते हैं कि इसका पठन नहीं करते हैं। इसको सिर्फ पवित्र अलमारी में गंगा जल से पवित्र कर ताले में रखते हैं। उसकी चाबी सिर्फ यहाँ पुजारी के पास रहती है और साल में एक दिन इसको दर्शन के लिए रखा गया है। उस दिन यहाँ ढेर वस्त्र उत्सव होते हैं और तुम उस गीता को उठाकर सीने से लगाने की जरूरत की। इसकी सज़ा तुम जानती हो? और बतौर सज़ा उसको जेल खाने में डाल दिया गया। उससे पवित्र सजिल्द गीता लेकर वापस अलमारी में बंद कर दी गई। दोपहर होने पर उसको जेल खाने के बाहर लाया गया और दरोगा ने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। तुमको सुबह से बंधक रखना तो हमको भारी पड़ रहा है। तुमको एक रोटी जो सुबह खाने के लिए दी थी, उसका इंतजाम हम लोग कहाँ से करेंगे? हाँ, सुबह एक रोटी तो उसको मिली थी, पर उसका एक टुकड़ा खाने के बाद उसे अपने बच्चों की याद आई। उसने उस रोटी को अपने आंचल के कोने में कस कर बांध लिया, जिससे किसी की भी निगाह उस रोटी पर न पड़े। यहाँ से निकलकर वह रोटी वह अपने बच्चों को ले जाएगी। उसने निगाह नीचे कर ली। दरोगा की सफ़ेद पैंट पर अब भी उसकी दृष्टि पड़ रही थी। दरोगा ने जैसे आंचल में बंधी उसकी रोटी के टुकड़े को देख लिया था। उस तरफ इशारा करके आदेश दिया, यह कैसा चलेगा? नहीं, वह रोटी नहीं दे सकती। इस रोटी के असंख्य टुकड़े अनगिनत दिन तक उसके बच्चों का पेट भरेंगे। तो ठीक है, साड़ी का एक टुकड़ा उसका मूल्य चुका देगा। वह राजी हो गई। स्वतंत्रता के लिए यह घाटे का सौदा न था। बात फिर इस पर आकर टिक गई कि कौन सा हिस्सा उसको दान स्वरूप दिया जाए। बात मध्यम भाग पर तय हो गई। वह सहर्ष तैयार हो गई। अब सिर्फ उसके पास आंचल बचा था। उस भाग को लेकर उसमें रोटी को कस के बांध कर वह थाने से बाहर आ गई। खुली हवा में उसने काफ़ी समय के बाद पहली बार सांस ली थी। इस शहर में उसे एक बात अच्छी लगी कि कभी उसने यहाँ हवा का बवंडर चलते न देखा था। हवा हमेशा शांत बहती थी। उसकी गति भी शायद तय और नियंत्रित थी। वह अभी शहर की परिधि पर पहुंची ही थी कि इस शहर के एक नौजवान से उसकी भेंट हुई थी। अभी अभी यौवन पर उसने कदम ही रखा था। इस शहर में पहली बार उसे श्वेत वस्त्र में कोई व्यक्ति दिखा था, जिसका चेहरा लुप्त हो रही आदिम जैसा प्रतीत था। कुछ शक्ल पहचान में आ रही थी। ये शायद कोई लुप्त प्राय जीव का अवशेष था। उसके अंदर संवेदनाएं भी थी। उसने पहल की, चलिए मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूँ। रास्ते में एक नई साड़ी भी दिला दूंगा। और वह उसके साथ हो चली। पर अफसोस, शहर की परिधि के बाहर अभी उसने अपना चरण निकाला ही था कि कुछ युवकों ने उसको रोक लिया। ये हमारे शहर का नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है?
यही कि इस शहर का कोई भी युवक दूसरे शहर की युवती के शहर की सीमाओं को पार करे। इसके लिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। हमारे साथ तुमको न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा। बसंती को उस युवक के साथ न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया गया। एक खाली कुर्सी के पीछे एक औरत की मूर्ति थी। उस श्वेत मूर्ति की आंखें काली पट्टी से बंद थी। हाथ में एक तराजू था जिसका एक पल्ला नीचे और एक ऊपर था। न्याय शुरू हुआ। इस शहर का न्यायाधीश अदृश्य व्यक्ति था। उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, वह दिखाई नहीं देता था। हाँ, क्या मामला है? न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये शहर के एक युवक के साथ शहर की सीमा पार कर रही थी। यह जुर्म किया इसने। नहीं, मैंने जुर्म नहीं किया है। इस युवक ने मेरे आगे पेशकश की थी। यह मुझे गांव छोड़कर आएगा। वहाँ मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं उनके लिए रोटी ले जा रही थी। पाप, अब तो तुम्हें महापाप किया है। शहर की रोटी गांव ले जा रही थी। तुमको दंड मिलेगा। और युवक की गलती भी नहीं है। जरूर एक स्त्री होकर तुमने उसको पथ भ्रमित किया होगा। कोई पुरुष इतना साहसिक कदम उठा ही नहीं सकता अगर स्त्री उसको न उकसाए। थोड़ी देर सभा कक्ष में मौन रहा। सब न्याय की आवाज़ सुनना चाहते थे। न्यायाधीश अदृश्य था पर उसकी आवाज़ में दम था। कोई उसको काटने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसकी आवाज़ गूंजी, पहला जुर्म जो युवक के शहर की सीमाओं का उल्लंघन करना का है, उसके एवज में यह सजा है कि ये इस मूर्ति वाली औरत के हाथ का तराजू बराबर करेगी। जब तक तराजू के दोनों पल्ले बराबर नहीं हो जाते हैं, यह इस शहर को नहीं छोड़ सकती। दूसरा पाप जो शहर की रोटी गांव ले जाने का इसने किया है, उसकी सज़ा ये है कि ये आंचल सहित रोटी यहाँ न्यायालय में जमा कर देगी। इसकी आंचल समेत रोटी जब्त की जाती है। न्याय खत्म हुआ। न्यायालय निरस्त। वह औरत मूर्ति वाली औरत की बंद आंखों पर खुले हाथ में झूल रहे तराजू को बराबर करने में लगी है। कभी एक पल्ला नीचे आ जाता तो कभी दूसरा। वह पूरा दिन पूरी रात दूसरे दिन कोशिश करती रही। जब तराजू को बराबरी पर न ला सकी तो थक कर बैठ गई। रात घिरने को आ रही थी। अचानक जो बवंडर वह गांव छोड़कर आई थी वह शहर में चलने लगा। लोग अनायास बिगड़ गए। मौसम के मिजाज से भयभीत हो गए। अफरा तफरी मच गई। उसकी भगदड़ में वह औरत सब लोगों की निगाह बचाकर शहर की सीमा पार कर गई। वैसे भी वह अब शहर की अन्य औरतों से भिन्न न थी। उनसे बचने की जरूरत न थी। आंचल न्यायालय में जब्त हो जाने के बाद वह शहरी ही प्रतीत हो रही थी। वह गांव की तरफ भागने लगी। उसको कितना वक्त लगा इसका उसे ध्यान नहीं, पर जब पहुंची तो रात घिरने को आ रही थी। मौसम साफ था। बच्चे बाहर बुझे हुए चूल्हे के ठंडे अंगारों पर अपना मांस भून रहे थे। उसकी महक से उस औरत का सिर चकराने लगा। वह बेहोश होकर निढाल गिर पड़ी।